हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हमें करना है अपने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का पार्ट नंबर 2। सो हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला था, इट वाज अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबर। तो इफ़ हम वन सेकेंड, हाँ, सो इफ़ हम मैप में इसको प्लॉट करके देखें तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, सॉरी। ओके, सो दिस इज आवर इंडिया एंड यहाँ पे कंट्रीज़ हैं लाइक नेपाल, बांग्लादेश, देन यहाँ पे है पाकिस्तान, देन यहाँ पे है अफ़गानिस्तान, ओके, यहाँ पे है भूटान, यहाँ पे है श्रीलंका, एंड देन यहाँ पे पढ़ते हैं मालदीव्स, ओके। और यहाँ पे वन सेकेंड, हाँ, इधर पे है चाइना। तो चाइना से हमें उतना कुछ खास मतलब नहीं, क्योंकि हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं अभी के लिए वो हैं, एक पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, एंड इसके अलावा श्रीलंका एंड मालदीव्स, जो कि मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। मैरीटाइम मतलब ओशियानिक बॉर्डर। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। सो इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशन देखते हैं, जिसमें से पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था रिलेशन विद पाकिस्तान, जिसमें जो कन्फ्लिक्ट्स थे पाकिस्तान के साथ उसके कुछ रीजंस हमने देखे थे, लाइक जम्मू कश्मीर, सर क्रीक, है ना, फेट ऑफ कश्मीर, स्ट्रेटेजिक इशूज़, एक्विजिशन ऑफ आर्म्स, सस्पिशन, रिवर वाटर शेयरिंग, इंडस वाटर ट्रीटी एंड डिमार्केशन ऑफ लाइन एट्सेट्रा ना। अब कुछ बाकी कंट्री से इनके रिलेशन देख लेते हैं। सो इंडिया एंड इट्स नेबर में सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। सो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में हम बात करते हैं कुछ डिस्प्यूट्स की। लाइक रिलेशन में डिस्प्यूट्स और कोऑपरेशन दोनों साथ में चलते हैं। तो पहले डिस्प्यूट्स देख लें। तो डिस्प्यूट्स में रहेगा लाइक इंडिया के ऊपर बांग्लादेश क्या वो लगाता है कि, मतलब कह सकते हो कि शिकायत करता है इंडिया के बारे में कि इंडिया इज़ अ रीजनल बुली। मतलब क्योंकि उस साउथ एशिया में इंडिया डोमिनेट कर रहा है। सो इंडिया एक तरह से रीजनल बुली हो गया उनके लिए। और दूसरी चीज़ मेनली क्योंकि सारी बांग्लादेश जो रिवर्स बांग्लादेश में जा रही हैं वो इंडिया से होके जा रही हैं। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर में भी बुली करता है। क्योंकि वन सेकेंड, बांग्लादेश में दो नदियाँ मेनली जाती हैं इंडिया की, एक गंगा एंड सेकेंड इज़ ब्रह्मपुत्र। एंड दोनों नदी इंडिया से होके जाती हैं एंड इंडिया इनके रिवर वाटर्स को कंट्रोल करता है। सो इसका यूसेज वगैरह कितना करना है कितना नहीं करना वो इंडिया डिसाइड करेगा। इसके बाद ये नदियाँ बांग्लादेश में जाती हैं, ठीक है। तो एक तो इस चीज़ के लिए बांग्लादेश कहता है। दूसरा बांग्लादेश कहता है कि बांग्लादेश में एक जगह है चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स, वहाँ पर रिबेलियस एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो वो इंडिया बहुत बार उसको कह सकते हो इनकरेज करता है। देन बांग्लादेश में नेचुरल गैसेस के रिजर्व्स भी हैं। सो बांग्लादेश ये इल्ज़ाम लगाता है इंडिया पे कि इंडिया इज़ ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द नेचुरल गैस फ्रॉम बांग्लादेश। एंड एक लास्ट ये भी बांग्लादेश कहता है कि इंडिया इज़ बीइंग अनफेयर इन ट्रेड, कि इंडिया ट्रेड प्रॉपरली नहीं कर रहा है। बहुत से प्रोडक्ट्स में हमारे टैरिफ लगते हैं बट इंडिया का वो मतलब इंडिया के अगर प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते हैं उनमें उतना टैरिफ नहीं लगता। मतलब कि एक तरह से ट्रेड डेफिसिट की भी बात होती है।
एंड दूसरा एक चीज़ याद रखना, इसमें जो मेजर डिस्प्यूट है रिवर वाटर शेयरिंग में वो है गंगा वाटर डिस्प्यूट। इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी इन 1996 से फिर रेट था, एक बार चेक करके बता दूंगा। फिर गंगा वाटर ट्रीटी को एक तरह से फारक्का ट्रीटी भी कहते हैं, बुक में शायद तक फारक्का ट्रीटी करके ही मेंशन किया गया है। सो दोनों याद रख लेना, फारक्का ट्रीटी। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश पे गंगा नदी जहाँ से कर्व लेती है और बांग्लादेश पे जाती है, उस एरिया को, मतलब उस कर्व वाले रीजन को कहते हैं फारक्का बैराज, क्योंकि वहाँ से कर्व लेती है वो। ठीक है ना। अब इंडिया को क्या प्रॉब्लम है बांग्लादेश के साथ, तो ये तो पर्सपेक्टिव हो गया, इट वाज पर्सपेक्टिव ऑफ बांग्लादेश ओवर इंडिया। फिर ऑन इंडिया, ये उसके 1 सेकेंड, हाँ, तो ये उसके इल्ज़ाम थे। अब इंडिया की तरफ से क्या है? पहला कि बांग्लादेश से हमें मालूम है कि ये बांग्लादेश का मैप है, तो यहाँ से जो स्टेट्स अपने नॉर्थ ईस्ट के मेनली और वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट बंगाल पड़ता है, एंड यहाँ पे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एंड यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बहुत से इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं बांग्लादेश से। ठीक है, एंड ये बहुत ज़्यादा नंबर में आते हैं, अभी से नहीं, शुरुआत से आ रहे हैं, है ना, इलीगल माइग्रेंट्स, जिसको जब इंडिया कहता है कि बहुत से माइग्रेंट्स आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करो, तो बांग्लादेश डिनाइल कर देता है कि हमारे यहाँ से कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डिनाइल ऑफ बांग्लादेश ओवर इलीगल माइग्रेंट्स कमिंग टू इंडिया। दूसरा, 1 सेकेंड, हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश बहुत बार सपोर्ट करता है एंटी इंडियन एलिमेंट्स, एंड इट ऑल्सो होस्ट्स वेरियस इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स वर्किंग अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, नाउ 1 सेकेंड, हाँ, अब एक चीज़ और, इंडिया के पास क्या है? इंडिया की ज्योग्राफी इज़ लाइक, इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं पहले तो, ओके, सो यहाँ पे ये है बांग्लादेश, एंड ये अपना इंडिया हो गया, एंड इंडिया में और बांग्लादेश के पास ये यहाँ पे एक बहुत पतली सी लाइन है। ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि एक 22 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, जो कि मतलब कह सकते हो एक तरह से बहुत वीक पॉइंट है इंडिया का, एंड सिर्फ यही एक रास्ता है इंडिया के लैंड के अंदर, जो कि मेन लैंड इंडिया कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। ठीक है, तो बहुत बार यहाँ पे किसी, कह सकते हो कि अटैक वगैरह हो रहा है, इंडिया पे कोई इन्वेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल चाइना ही इन्वेट कर रहा है, एंड यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन कॉज कर देगा, सो इंडिया के पास यहाँ से वहाँ आर्मी मूव करने का ऑप्शन नहीं रहेगा थ्रू मेन लैंड, मतलब थ्रू इंडिया। लेकिन इफ़ बांग्लादेश हमें अलाउ करता है कि हम थोड़ा सा इनके लैंड यूज़ करके अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर सकते हैं, सो इंडिया कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बांग्लादेश इज़ नॉट अलाउइंग इंडियन आर्मी टू मूव टूवर्ड्स, नहीं, फिर इसको टू मूव थ्रू देयर लैंड, थ्रू इट्स लैंड। ठीक है, नाउ एक चीज़ और, इंडिया ये भी कहता है कि बांग्लादेश बहुत बार, उसके पास नेचुरल गैस के रिजर्व्स तो हैं जो कि वो ईजिली ट्रेड कर सकता है इंडिया के साथ, बट वो नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट को अलाउ ही नहीं करता, ना तो इंडिया को खुद बेच रहा है, ना ही वो उसको इंडिया को म्यांमार से परचेज़ करने दे रहा है।
क्योंकि रास्ता बांग्लादेश के थ्रू ही जाता है, म्यांमार के लिए भी। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो गई ना। अब डिस्प्यूट्स के अलावा अब थोड़ा सा कोऑपरेशन भी देख लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा। गुड नोट पे एंड करना चाहिए ना। सो कोऑपरेशन में ये है कि बहुत कह सकते हो लास्ट 20 ईयर्स में इकोनॉमिक रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ट्रेड बहुत बढ़ा है। ठीक है, इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, एंड ये पॉलिसी 1990s में डॉक्टर मनमोहन सिंह कह सकते हो कि उन्होंने उसको प्रोपाउंड किया था, लुक ईस्ट पॉलिसी, कि हमें अभी इसकी तरफ देखना है, कोई कोल्ड वॉर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उसमें बांग्लादेश एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है क्योंकि उसके थ्रू ही हमारा रास्ता खुलता है ईस्ट के लिए। एंड ये लुक ईस्ट पॉलिसी बन गई थी द एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन 2014। ठीक है ना। एंड दोनों कंट्रीज साथ में एफर्ट्स लगा रही हैं टू आइडेंटिफाई कॉमन थ्रेट्स। ठीक है, खैर अब अगर करंट हम कह सकते हो कि उनका वो देखें करंट वर्ल्ड अफेयर्स के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बट ये कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए शायद ख़राब ना हो और आगे चल के सुधर जाएँ, तो अभी हमें उस पर उतना नहीं जाना है। कुछ चीज़ें और हैं, लाइक इन 2015 इंडियन बांग्लादेश ने इनक्लेव एक्सचेंज किए थे। इनक्लेव एक्सचेंज मतलब कि जो कुछ लैंड जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ हैं वो इंडिया के अंदर रह गए हैं, और कुछ लैंड जो बांग्लादेश में है हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ के अंदर, उनको एक्सचेंज किया गया। ठीक है, नाउ ये था हमारा इंडो बांग्लादेश रिलेशन। ठीक, अब अगला रिलेशन हमें देखना है इंडिया का विद नेपाल। इंडिया नेपाल रिलेशंस। ठीक, सो सबसे पहले तो इंडिया और नेपाल के बीच में एक ट्रीटी हुई है ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, जिसमें ये लोग अलाउ करते हैं एक दूसरे के देश में आके जॉब्स करना, टूरिज़्म करना या फिर बिजनेस करना वीज़ा फ्री, मतलब विदाउट वीज़ा। ठीक है ना। अब थोड़ा इनके बीच के कुछ डिस्प्यूट्स देख लेते हैं। तो डिस्प्यूट्स कुछ ऐसे हैं। सबसे पहला डिस्प्यूट इज़ अबाउट ट्रेड। ठीक है, ट्रेड की दिक्कत है। ट्रेड वगैरह में बहुत बार ऐसे कह सकते हो कि इंडिया उस पर नेपाल पे ये चीज़ें कह सकते हो इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर सोचते हैं इंडिया वाले ऐसा, इंडिया कंसर्न ऐसा है कि नेपाल जो है ट्रेड वगैरह पे बहुत ज़्यादा अनफेयर है। दूसरी चीज़ नेपाल के चाइना के साथ रिलेशंस बहुत बार देखने को मिलता है कि मजबूत हो रहा है, चाइना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वो एक इंडिया के लिए कंसर्न है। दूसरा नेपाल गवर्नमेंट का इनएक्शन ओवर एंटी इंडियन एलिमेंट्स। क्योंकि होता ये है कि अब ये तो इंडिया वालों को तो बस पता नहीं ये बात कि नेपाल से इंडिया आने के लिए वीज़ा लगता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नेपाल है फॉर एग्ज़ाम्पल। सो बहुत बार कोई एंटी इंडियन एलिमेंट्स वगैरह, फिर इंडिया में कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करनी होती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ही बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से लोग जाते हैं बाहर, एंड बाहर से चाइना के थ्रू आते हैं नेपाल, एंड नेपाल से फिर इंडिया में पेनिट्रेट करना ईजी हो गया कि वीज़ा तो नहीं चाहिए। सेम पाकिस्तान से बहुत लोग आते हैं। सो नेपाल में बहुत से एंटी इंडिया कह सकते हो एलिमेंट्स के या फिर ग्रुप्स के लोग बैठे रहते हैं, बट नेपाल गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती इनके खिलाफ। ठीक है, जो कि सीधे इंडिया में घुस सकते हैं बिकॉज ऑफ वीज़ा फ्री टूरिज़्म या फिर वीज़ा फ्री जो उनका ट्रीटी थी उसके लिए। नाउ एक चीज़ और नेपाल में माओइस्ट ग्रुप इज़ वेरी एक्टिव, एंड एक तरह से कंसर्न हो सकता है लुकिंग एट द
नक्सलाइट इवेंट्स इन इंडिया। नक्सलाइट इवेंट क्या होते हैं, सब हम आगे देख लेंगे, बट अब इतना समझ लो कम्युनिज्म के ही एक प्रो या फिर कह सकते हो मोर रेडिकल ब्रांच निकल के आती है, जिनको हम नक्सलाइट्स कहते हैं। एंड नक्सल वर्ड जो आया है वो आया है नक्सलबारी विलेज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ठीक है ना। अब ये इंडिया कंसर्न हो गए, अब नेपाल के कंसर्न्स भी हैं। नेपाल के कंसर्न्स कुछ ऐसे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत बार इंटरफेयर करती है इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ नेपाल। ठीक है। दूसरा इंडियन गवर्नमेंट जितने भी कह सकते हो कि वाटर वगैरह, क्योंकि जो कि नेपाल के हिमालय से निकल के आती हैं, उस पर ज़्यादा डोमिनेंस इंडिया रखता है। ठीक है। सो डिज़ाइंस ओवर रिवर वाटर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। ठीक है। एंड एक चीज़, क्योंकि नेपाल ऐसा है कि नेपाल की लोकेशन ऐसी है कि उसको हमेशा इंडिया पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा, भले चाइना वगैरह कितना भी क्लोजेस बना ले उसके साथ। क्योंकि अरे क्या तो बन गया। ठीक है। नेपाल की लोकेशन ऐसी है। ठीक है। ओके, ये नेपाल है। एंड हमें मालूम है कि आज के टाइम पे, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, जो भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करेगी उसका सरवाइव करना मुश्किल है। एंड इंटरनेशनल ट्रेड का 95% होता है, इंटरनेशनल ट्रेड का 90 to 95% होता है थ्रू ओशियन, या फिर ओशियन से भी हटाओ तो मैरीटाइम ट्रेड होता है। एंड नेपाल इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। नेपाल जो है लैंडलॉक्ड कंट्री, मतलब चारों तरफ से उसके लैंड से घिरा हुआ है। एंड इसके ऊपर चाइना है, चाइना के आसपास भी कोई वैसे सी नहीं है, सिर्फ उसका एक ईस्टर्न कोस्ट खुला हुआ है साउथ चाइना सी के लिए। सो उतना दूर तो जाके अफोर्ड कर नहीं सकते ये लोग ट्रेड करना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, तो इनके प्राइस जो आइटम्स ये लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे वो महंगे हो जाएंगे। सो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि गंगा रिवर का यूज़ करके या फिर लैंड रूट का यूज़ करके ये आएँ एंड यहाँ से बे ऑफ बंगाल के थ्रू ट्रेड करें, इंडियन पोर्ट्स यूज़ करके। ठीक है। सो एक ये भी है, नेपाल बोलता है कि इंडिया एक ईजियर एक्सेस टू सी प्रोवाइड नहीं कर रहा है नेपाल के लिए। ठीक है। नाउ ये तो डिस्प्यूट्स हो गए। कोऑपरेशंस ये हैं कि इन सब के बाद भी इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशंस आर ऑलमोस्ट स्टेबल। दूसरा, ट्रेड में 1 सेकेंड। ठीक है। ट्रेड, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेस, साइंटिफिक कोऑपरेशन, वाटर इंटरलॉकिंग ग्रिड, इन सब में दोनों ही कंट्रीज़ कोऑपरेट कर रही हैं। ठीक है। एंड क्योंकि नेपाल में अगर देखो तो 2015 में ही न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया था। सो ये होप थी कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो वहाँ पे डेमोक्रेसी बढ़ेगी, मतलब स्ट्रेंथन होगी। एंड डेमोक्रेसी के बढ़ने से चाइना के साथ इसके रिलेशंस डिग्रेड होंगे कि चाइना इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, एंड ये इंडिया के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है ना। अब अगला रहेगा अपना इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस। इंडिया
एंड श्रीलंका रिलेशंस। सो इसमें भी डिस्प्यूट्स कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले इंडियन कंसर्न्स देखें तो इंडिया को एक सबसे पहले कंसर्न थी अबाउट एथनिसिटी या फिर एथनिक कंसर्न्स। ओह माय गॉड, ठीक है, एथनिक कंसर्न्स, अरे एथनिक कंसर्न्स, ओके। पहला तो हो गया तमिल पीपल के लिए। एंड दूसरा आफ्टर 1987 इंडिया एक तरह से डिसंगेजमेंट की पॉलिसी फॉलो कर लिया नेपाल के साथ। डिसंगेजमेंट, अरे इसको क्या हो गया, अभी तो सही चल रहा, चलो पॉलिसी ऑफ डिसंगेजमेंट है। फिर 1987 से भी अगर इसको और आगे चले चलो 1989, क्योंकि 1987 में ट्रीटी हो गई थी, बट मेनली जो इंडिया ने आर्मी पुल आउट की थी वो 1989 में की थी, इसलिए मेजर डिसंगेजमेंट हुआ फ्रॉम 1989, ठीक है। अब कोऑपरेशन ये है, कोऑपरेशंस आर कि इंडिया और चाइना के श्रीलंका के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ इन 1998। दूसरा, जब 2004 में एक सुनामी वेव हिट करती है श्रीलंका एंड इंडियन कोस्ट, सो पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन में अरे ये क्या आ गया, हाँ, पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन में इंडिया ने एड प्रोवाइड किए थे श्रीलंका को, ठीक है ना। अब अगला है इंडिया भूटान रिलेशंस। इंडिया एंड भूटान रिलेशंस, सो इंडियन भूटान रिलेशंस जनरली ठीक ही रहते हैं, इनके बीच में कोई मेजर कन्फ्लिक्ट है नहीं, नो मेजर कन्फ्लिक्ट। एंड भूटान के बहुत से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इंडिया इन्वेस्ट करता है, ठीक है, जैसे बहुत से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स में। एंड इन रिटर्न भूटान से भी फुल सपोर्ट मिल रहा है। भूटान ने अपने आसपास के रीजन में या फिर उस और कंट्री के अंदर भी जितने भी एंटी इंडियन एलिमेंट्स थे सबको ढूंढ के वाइप आउट करवाया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द इंडिया मालदीव्स रिलेशन। सो इंडियन मालदीव रिलेशंस में भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं। वन सेकेंड ठीक है। सो पहला तो जनरली दे आर वार्म एंड कॉर्डियल रिलेशंस, बट डिस्प्यूट्स राइज करते रहते हैं, जैसे अभी रिसेंट डिस्प्यूट हुआ था, लेकिन ऐसे कुछ खास बड़े डिस्प्यूट्स हैं नहीं। सो ज़्यादातर कोऑपरेशन ही होता है। सो लॉन्ग टर्म में डिस्प्यूट चल नहीं पाएंगे, क्योंकि मालदीव्स की इकॉनमी बहुत ज़्यादा रन करती है इंडियन टूरिज़्म पे। इंडियन से बहुत टूरिस्ट जाते हैं, क्योंकि मालदीव्स इज़ अ टूरिस्ट बेस्ड कंट्री। ऊपर से बहुत फ्यूचर बचा नहीं है उसका, डूब जाएगा किसी दिन, ठीक है। सो एक चीज़ और ध्यान रखना कि 1988 में श्रीलंका का एक आदमी अपने कुछ कह सकते हो मर्सनरीज भेजता है, तमिल मर्सनरीज रहती हैं जनरली, टू अटैक ओवर मालदीव्स। तो इसकी इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी को मिलती है, इंडियन नेवी को मिलती है,
सो इंडियन नेवी प्रोटेक्ट करती है मालदीव्स को फ्रॉम दिस इन्वेजन, ठीक है। एंड बहुत बार भी क्या हुआ, जब से एक तरह से गवर्नमेंट आ गई थी बीच में, दूसरे उसकी पार्टी की जो कि प्रो चाइना थी, तो इंडिया मालदीव्स रिलेशन कुछ ख़राब हुए थे, बट दे आर नॉर्मल, दे आर गोइंग बैक टू द ट्रैक, ठीक है। अब एक पूरे मेजर साउथ एशिया के रिलेशंस को स्टेबल करने का एक प्लेटफॉर्म था, उसकी बात करते हैं, पीस एंड कोऑपरेशन। एंड इसमें हमें बात करनी है अबाउट सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 एंड अरे इसमें मेजर कंट्रीज़ कौन सी हैं या फिर बिग कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो खैर बिग कंट्री में तो सिर्फ इंडिया ही आना चाहिए, बट क्योंकि साउथ एशिया में इंडिया के अलावा कोई और ऐसे कंट्री है नहीं बड़ी, सो इंडिया के अलावा बचती है केवल पाकिस्तान। ऊपर को लिखना, इसके नीचे लिखता हूँ पाकिस्तान। एंड बोथ आर न्यूक्लियर पावर, सो थोड़ा डोमिनेंस बन जाती है इस ग्रुप की, इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये ग्रुप है। वो काम करता है ऑन सार्क चार्टर, ठीक है। इट वॉज साइंड इन 1985। अफगानिस्तान ज्वाइन करता है सार्क को इन 2007, ओके। सार्क का जो हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज इन काठमांडू, नेपाल। सार्क का फर्स्ट समिट, जो पहली मीटिंग हुई थी, इट वॉज हेल्ड इन ढाका, विच इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि सार्क जो है कह सकते हो कि एक ही वो था ऑर्गेनाइजेशन, जनरली तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल पीस स्टेबल करने के लिए, बट एक और भी चीज़ ट्राई की थी इन्होंने, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इससे ट्रेड ईजी है साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में, जो कि 1993 में ट्राई किया गया था, बट इट फेल्ड, ठीक है। अब थोड़ा रिसेंट डेटा कुछ ऐसा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि 12th समिट हुआ था सार्क का इन इस्लामाबाद in 2004 एंड 18th समिट हुआ था इन 1 सेकेंड इन काठमांडू। एंड इसका 19th समिट इस्लामाबाद में होने वाला था, बट वो कैंसिल हो गया था। अब एक चीज़ और, अब इकोनॉमी के लिए जब उन्होंने साफ्ता ट्राई किया एंड इट फेल्ड, तो इसके बाद ये लोग शिफ्ट करते हैं टू साफ्ता, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसको ट्राई करते हैं एंड इट वाज साइंड इट वाज साइंड इन 2004 इस्लामाबाद में जो 12th समिट हुई थी, एंड इट केम टू फोर्स इन 2006, ठीक है। सो दिस वाज आवर कंप्लीट चैप्टर ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। तो साउथ एशिया से हमारा जो भी करंट वर्ल्ड अफेयर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स कंप्लीट हो चुकी है। नाउ हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।